नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का आज की इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का खटाना बुलेटिन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं महावीर पोसवाल जी, राजस्थान से हैं। वो अपना पूरा परिचय तो स्वयं करेंगे। हमारे साथ हैं जय कुमार गुर्जर जी, जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से हैं। हमारे साथ हैं सुरेश पाटिल जी, जो महाराष्ट्र से जी हैं, अभी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुरेश पाटिल जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा महावीर पोसवाल जी से कि वो अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं महावीर पोसवाल, सुजानगढ़, चूरू, राजस्थान। जी तो पथिक सेना संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओके, हूँ। नमस्ते सर। और कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। भगवान देवनानी जी की जन्मभूमि है, वहाँ का मैं ट्रस्टी हूँ। जी जी और जी बाबा बलवंत सिंह आश्रम ओके पंजाब और डेनटी का जो मिशन है हमारा, पन्ना दहाई का जो हमारा इतिहास साहित्य शोध संस्थान है, उनका भी मैं ट्रस्टी हूँ। और काफ़ी संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और छोटा सा मेरा गारमेंट का व्यापार भी है। पोसवाल साहब, आप आपकी ससुराल कौन से गोत्र में है? जी सर, मेरे ससुराल बोकन गोत्र में अच्छा विकल। अच्छा, वो परिचय तब तक पूरा नहीं होता, पत्नी भी साथ लगी हुई ना। जय हो, जय हो। जी, भाटी जी आपका परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम जय कुमार गुर्जर मैं है। डॉक्टर सुरेश पाटिल। जी अच्छा भाटी सर। भाटी जी का मेरा जी नाम आप जय कुमार गुर्जर है। मैं दादरी के पास एक गांव है लोहारली, वहां का रहने वाला हूँ। जी और मैं राजकीय सेवाओं में भी हूँ। इसके साथ साथ मैं बहुत बेहतर खेती करता हूँ और मेरा थोड़ा व्यवसाय भी है। ओके, कहाँ पर? दादरी दादरी में। नोएडा दादरी। तो नोएडा पाटिल दादरी। साहब, पाटिल साहब एक बार आप भी अपना परिचय कर दीजिए। डॉक्टर सुरेश पाटिल, मैं जलगांव से हूँ। जलगांव डिस्ट्रिक्ट, ये जलगांव पड़ता है बॉम्बे और दिल्ली के सेंट्रल लाइन पे। और मैं जो जलगांव की एक तहसील है चोपड़ा, वहां से रहने वाला हूँ। खेती भी है। मैंने वैसे मेडिकल से एजुकेशन किया है, कुछ प्रैक्टिस भी किया 25 साल तक। और साथ साथ मैं एक सीड कंपनी से जुड़ा हुआ था, तो आजकल मैं उस सीड कंपनी का पूरा कारोबार उसी में टाइम दे रहा हूँ। थोड़ा राजकीय भी काम है मेरा। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और जनपद सदस्य था। फिर यहाँ कोऑपरेटिव शुगर मिल है, उस शुगर मिल का मैं चेयरमैन भी था और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर भी था। जी धन्यवाद सर। पाटिल साहब, आज का जो विषय है जी वो है गुर्जर समाज की व्यापारिक परिस्थितियां। जी यानी कि गुर्जर समाज व्यापार में कहां खड़ा है जी और आगे बढ़ सकता है तो कैसे बढ़ना चाहिए। जी और अंत में सबका संदेश होगा ही, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। आप सबसे हमारी उम्र में भी सीनियर हैं और आपका तजुर्बा भी सबसे बड़ा है व्यापार में। जी गुर्जर जी जी समाज को आप महाराष्ट्र में कहां खड़ा पाते हैं व्यापार में? जी गुर्जर समाज ऐसे व्यापार में अ, बहुत ज्यादा तरक्की नहीं किया हुआ है। जी अभी गत 25 साल में कुछ जरूर उसने व्यापार में और उद्योग में काम करना शुरू कर दिया है। और इसके जी पहले आमतौर पे 50 साल पहली बात अगर आप करोगे, तो 50 साल पहले हम लोग पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर थे। उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा नौकरी में वगैरह लोग आने लगे और अभी कुछ व्यापार में भी आने लगे। कुछ अभी एग्री इनपुट्स के व्यापार में काफी अच्छा काम हमारे लोग कर रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी चला लेते हैं। कुछ और इंडस्ट्रीज जैसी फैब्रिकेशन की है या और कुछ केमिकल वगैरह है, इसमें भी कुछ लोग हमारे अभी जुड़े हुए हैं। कुछ ऑयल मिल्स वगैरह भी है, कोई जीनिंग में है। कुछ व्यापार जो कपास का व्यापार है या कुछ अनाज का व्यापार है, इसमें भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं अभी। और पर फिर भी अभी हमारे को बहुत कुछ तरक्की की है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जी पोसवाल साहब, राजस्थान में गुर्जर समाज पारिवारिक
परिस्थितियों में कहाँ खड़ा है आज? देखिए, राजस्थान का बहुत बड़ा एक भूभाग है, वो बिना पानी का है। और राजस्थान एक लंबे क्षेत्र में उसका जो भौगोलिक स्थिति जो है वो 2-3 जिलों में बदल जाती है। और जहाँ-जहाँ गुजर है इस बेल्ट में, उसमें गुजर पहले पिछड़ा हुआ था, छोटी-मोटी कृषि की ज़मीन थी। 1, 2, 3 जिले मान ले तो बाकी जिलों में पानी भी नहीं था। गुजरों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एकदम ग्रामीण है। शहरों में गुजर ना के बराबर है। राजस्थान के शहरों में गुजर नहीं है, गुजर रूरल क्षेत्र में है पूरा। और वो जी कृषि पे और पशुपालन पे भी पूरी तरह से निर्भर था। कुछ औद्योगिक क्षेत्र जो थे, वो गुजरों ने हाथ से गंवा दिए। जैसे मैं भिवाड़ी की बात करूँ तो पूरा जो इलाका था वो गुजरों का था। आज मेरे हिसाब से 2-3 इंडस्ट्रीज के अलावा भिवाड़ी में गुजरों के पास कुछ नहीं है, पूरी ज़मीनें बिक गई। यदि मैं मार्बल एरिया में किशनगढ़ और मकराना की बात करूँ, तो पूरी बेल्ट गुजरों की थी, लेकिन आज गुजर वहाँ मज़दूरी कर रहे हैं। यही स्थिति मैं राजसमंद की करूँ, उदयपुर ज़ोन में, पूरी जो माइनिंग बेल्ट थी, वो गुजरों की थी, लेकिन गुजरों ने बेच दी, गुजर आज मज़दूरी कर रहे हैं। तो गुजरों की स्थिति बड़ी विषम परिस्थितियों में रही है, जो गृहस्थी है वो बहुत संकट में रही है। लेकिन आज कुछ युवा, जैसे पाली जिला है, जोधपुर से जो दक्षिण साइड में, और कुछ नागौर का इलाका, राजसमंद और भीलवाड़ा, यहाँ का गुजर युवा है वो बाहर गए। और भीलवाड़ा के अधिकतर जो युवा है वो गुजरात में, वो छोटा-मोटा व्यवसाय में जुड़ा है। बंगाल का बड़ा जो व्यवसाय है गुजरों के हाथ में है गुजरात का, वो अमूमन जो है वो भीलवाड़ा के लोग हैं। वहीं राजसमंद के जो लोग हैं, वो बम्बई में हैं, वो ज्वेलरी का काम करते हैं छोटा-मोटा अपना। लेकिन उन दिनों-दिन उनकी प्रगति है, ज्वेलरी के काम में गए बहुत अच्छी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो व्यापार ज्वेलरी का है, उसमें वहाँ का गुजर पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं कई बार बॉम्बे गया हूँ, कई इलाकों में जो नई मुंबई है, उसके अधिकतर इलाकों में छोटा-मोटा ज्वेलरी का काम गुजर कर रहा है। वहीं यदि मैं पाली की बात करूँ और नागौर की बात करूँ, तो पाली का गुजर है वो साउथ में ज़्यादा है। और यदि आप बेंगलोर में जाएँगे, तो इलेक्ट्रॉनिक का जो मार्केट है वो पूरा गुजरों के पास है। मतलब एक खुशखबरी दे रहा हूँ मैं इस पिछड़े हुए क्षेत्र में कि बेंगलोर का जो इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, वो पाली के गुजरों के हाथ में। छोटा-मोटा संघर्ष गुजर कर रहा है। और कुछ गुजर जो सीकर का है या आपके नागौर जिले का है, वो वहाँ मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, पत्थर का काम कर रहा है। कुछ पत्थर की टाइल्स की फैक्ट्रियों भी है, कुछ टेंडर ले रखे हैं, कुछ मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है। लेकिन जो गुजर है, वो अब धीरे-धीरे एजुकेशन के साथ-साथ व्यापार की तरफ भी राजस्थान का गुजर बढ़ रहा है। जी जयकुमार जी, जी। आप कर्मचारी हैं, बहुत नजदीक से एनसीआर में लोगों को देखते हैं। हाँ जी, मैं आप ग्रेजुएट पोस्ट क्या पे हूँ यूपी में। क्या क्या समझते हैं आप, किसी समाज की तरक्की में व्यापार का क्या महत्व है? जहाँ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुजर बाहुल में है, बाकी तो चुरपुट है पूरे उत्तर प्रदेश में। और खासकर मेरे जिले की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर के नाम से जिला है, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये सब जो औद्योगिक विकास के लिए यहाँ जमीनें लोगों की अधिग्रहण की गई। और उसके बाद जितना कि संभव था, हो सकता था, उतना हमारा विकास नहीं हुआ। वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हमारे, हालांकि अपवाद हैं, कुछ लोग आए, बड़े स्तर पे भी आए, लेकिन वो अनुपातिक जो हमारा, हम कहीं ठहरते नहीं है। हमारी 2-3 चीजें यहाँ फेमस हो चली हैं। एक तो हम प्रॉपर्टी लिंक करते हैं, जो पैसा मिलता है जमीन का। दूसरे हम किराएदारी, और तीसरे ठेकेदारी। इसके अलावा ना तो हम इंस्टीट्यूशन एरिया में, मैंने खुद स्वयं सर्वे किया, 253 के लगभग, 250 के लगभग इंस्टीट्यूट हैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में,
मात्र 3 हैं, और वो भी 3 मतलब इतने नहीं है कि वो शीर्ष पे हों या कहीं प्रथम 10 में हों। तो इस तरह की स्थिति है। हमारे साथ अजीब तरह का खेल है कि उसी जिस जमीन में, मान लीजिए किसान पे अगर 2 एकड़ जमीन है और उसका एक्वायर हो जाता है, तो उस 2 एकड़ जमीन में वो 200 गज का प्लॉट नहीं ले पाता, 200 मीटर। मतलब जो रीडेवलपमेंट ट्रेडिंग होती है जमीन की, जो खेत जाने के बाद प्लॉट बनता है उसका, हालांकि सरकार की मंशा ये थी कि प्राधिकरण नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा। जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो भूमि जोतक को दिया जाएगा जिसकी भूमि ली जा रही है। और प्राधिकरणों में भी ये तय था कि उनमें जो नौकरियां मिलेंगी क्लास 3 और 4 की 100% आरक्षित को मिलेंगी, जो विस्थापित लोग होंगे। लेकिन व्यापार की स्थिति, कुछ लोगों ने अपना आप संघर्ष किया, वो काबिले तारीफ है, लेकिन सभी लोग नहीं है। जो ओसवाल साहब बता रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग हम मजदूर बनके और जो भूमिहीन बनके जो विस्थापित की श्रेणी में आ चले हैं। जो पुराने गांव हैं, जिनके 81 गांव में नोएडा है और 244 के लगभग ग्रेटर नोएडा है, उन गांवों में स्थिति बहुत भयावह है। एक गांव से लगभग 10 या 12 परिवार जो डेवलप हुए हैं, उसके बाद बाकी जो गांव का बल्क है, जो थोक में हम छुट्टी बेरोजगारी के शिकार है। किराया आ जाता है, पूरे दिन हम ताश खेलते हैं, उसके बाद कोई नहीं है, पार्टियों में छोटे मोटे पद लेते हैं और उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। इसके अलावा हमारा कोई एक ऐसा कि सुनियोजित विकास हुआ हो, वो हमारा नहीं। जी पाटिल साहब, जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। पाटिल साहब, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, कोऑपरेटिव को आपने चलाया है। मेरा जी सवाल था, शायद उस समय भाटी जी सुन नहीं पाए। मेरा सवाल ये है, आप तीनों मेहमानों से मैं पुनः सवाल करूंगा। किसी भी समाज की तरक्की में, विकास में रोजगार अलग मायने हैं और व्यापार के अलग मायने हैं। व्यापार क्या अहमियत रखता है? किसी भी समाज की तरक्की में व्यापार की क्या अहमियत है? व्यापार की अहमियत जरूर है, मतलब बहुत ज्यादा है वैसे, क्योंकि आमतौर पे गुजर समाज का जो पारिवारिक व्यवसाय है वो खेती है। और खेती जैसे पूरे देश में जो अभी पिक्चर है, उसमें खेती में से कुछ ज्यादा माया जुटा पाना या कुछ परिस्थिति में कोई परिवर्तन जैसी परिस्थिति नहीं है। सिर्फ गुजारा चल जाता है। तो इसमें जब तक इसको हम कोई सपोर्ट नहीं लेंगे, और उसमें जॉब का हो या व्यापार का हो, और व्यापार में जो है, व्यापार में आप कहीं गुना ज्यादा कमा सकते हो, और उससे और लोगों को भी, हमारे करीबी लोगों को भी, और हम जैसे रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए व्यापार की अहमियत ऊंची है। व्यापार तो जरूरी है, ऐसा मेरी सोच है। मैं अगर आपको, मेहमानों को और अपने दर्शकों को थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, वाद विवाद से बचते हुए। जी इस देश में आर्यंस आए, घोड़ों का व्यापार करने आए थे, जी देश कब्जा लिया, देश के स्वामी बने। जी मुगल और तुर्क जब सर्वप्रथम भारत में आए, तो मसालों का और ड्राई फ्रूट्स का व्यापार करने भारत में आए थे, देश कब्जा लिया, देश के स्वामी बने। अंग्रेज जब भारत में आए थे, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत में अपने शुरू किए और देश कब्जा लिया। उसके बाद एक चौथी व्यवस्था जो हमारे तो सामने नहीं आई, लेकिन आपके सामने आई होगी पाटिल साहब। 47 में भारत का बंटवारा हुआ, और जिन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, पंजाबी कहते हैं, वो लोग भारत में आए। और एक जी रिकॉर्ड सर्वे के अनुसार देश की 43% महंगी जमीनें और महंगे व्यापार पे उनका आज कब्जा है, जी अर्थव्यवस्था पे कब्जा है। और लोग ऐसा जी बोलते हैं, ये मेरा कथन नहीं है, ना मेरे अखबार का है, ना मेरे चैनल का है, लेकिन लोग बोलते हैं कि मुलायम सिंह जैसा बड़ा चेहरा भी सहारा परिवार के बगैर राजनीति नहीं कर पाया। मोदी जैसा बड़ा चेहरा भी अडानी और अंबानी की बात सुने बगैर काम नहीं कर सकता।
तो ये जो हमारे समाज में कुछ नेताओं ने राजनीतिक लालसा के लिए, मैं ये नहीं कहता राजनीति बुरी है, तो क्या हमें अपने बच्चों को अडानी अंबानी बनाना चाहिए, राष्ट्रीय सहारा बनाना चाहिए, या नौकरी और भुखमरी की कगार पर खड़े रहना चाहिए? अगर देश पे काबिज भी होना है तो भी व्यापार के बगैर आप नहीं हो सकते। तो मैं पुनः महावीर पोसवाल जी के पास आता हूं। महावीर जी, आप क्या मानते हैं कि व्यापार की कितनी अहमियत है किसी समाज के सर्वांगीण विकास में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न कटाना जी, मैं आभारी हूँ आपका। और जी। मेरे मन में इस प्रश्न का उत्तर देने की लालसा भी थी। ये निश्चित है कि जो जिनको हम रिफ्यूजी कर रहे हैं, वो आए देश के मार्केट पे उनका कब्जा है। वो जो रूरल क्षेत्र में थे, रिफ्यूजी आए, वो शहर में आए और वो व्यापार छोड़ के आए और व्यापार पकड़ लिया। गुजर के पास वो व्यापार है जिसकी रेट सरकार तय करती है। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा व्यापार या विश्व में सबसे बड़ा व्यापार खाद्यान्न का है, कृषि का है, लेकिन उसकी रेट सरकार तय करती है। ये गुजरों के लिए दुर्भाग्य की बात है या किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है। गुजर 3 तरह का व्यापार करता है, कृषि, जी। पशुपालन और दूध, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। और इन तीनों की रेट सरकार तय करती है। और जो महाजन की बात करें, रिफ्यूजी की बात करें, वो जो व्यापार करते हैं उनकी रेट वो खुद तय करते हैं। मैं ये चाहूंगा कि गुजर है वो इस व्यापार को उधर डाइवर्ट करे, उस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जिसमें रेट व्यापारी तय करता हो। गुजर जो व्यापार कर रहा है कृषि का या पशुपालन का, उसको व्यापार का दर्जा ही नहीं, और रेट सरकार तय करती है। आज दूध के व्यवसाय की मैं बात करूं तो दूध पड़ता है 60, 65, 70 रुपए किलो घर में, और गुजरों को 40, 45 रुपए में दूध बेचना पड़ता है। वो तो लॉस में जा रहा दिन दिन। ट्रांसपोर्टेशन गुजरों के पास बड़ा व्यापार है। मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ आपको। मैं एक सर्वे में गया था जी रोहिणी के पास, जो ओबीसी वर्गीकरण है, तो उस समय कुछ लोगों ने हमारे बायोडाटा दिए थे कि सबसे बड़े जो संसाधन है, ट्रक है, टर्बे हैं या ट्रोले हैं, वो गुजरों के पास है। जी रोहिणी के पास पूरा ढेर लगा हुआ था वहां दिल्ली में। तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय माइनस में चल रहा है और गुजरों से किस्तें नहीं चुक रही है, गुजर कर्ज में डूबा जा रहा है। ये स्थिति पशुपालन की, ये खेती की है। तो गुजरों को अपना व्यापार बदलना चाहिए। गुजरों की स्थिति कर्जे की तरफ है, जिस व्यापार में है उसकी रेट वो तय नहीं कर पा रहे, वो सरकार के अधीन है। जो बाहर से जो लोग आए, या जो, देखिए, बढ़िया दूध का व्यापार नहीं करता, पशुपालन नहीं करता, बढ़िया खेती नहीं करता, बढ़िया ट्रांसपोर्ट का व्यापार नहीं करता, बढ़िया व्यापार करता है मैन्युफैक्चरिंग का, और अपनी रेट तक करता है। तो गुजरों को अपनी रेट तक की तरफ बढ़ना चाहिए, न कि उस व्यापार की तरफ जो सरकार और लाल पिताशाही के अधीन। तो गुजरों को एक बात तो इस चीज का तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, गुजर पढ़ा लिखा नहीं। देखिए, गुजरों में सीए नहीं है। गुजरों को ये पता नहीं है कि बैंक से ऋण कैसे लिया जाता है। गुजरों को ये पता नहीं है कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे अप्लाई की जाती है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। जो गुजरों की जमीन है एक्वायर होती है, उसमें गुजरों से पूछा जाता है कि आपको प्लेट लेना है क्या, तो गुजर पैसे की तरफ दौड़ता है। जैसे अभी भाटी साहब कह रहे थे कि जमीन हम बेचते हैं और उस जमीन से हम मतलब पोस्ट कॉलोनी में एक प्लॉट नहीं ले सकते। गुजरों के पास ऐसे कई मौके हैं। मैं भिवाड़ी भी गया हूँ, मैं गुड़गांव भी गया हूँ, मैं यहाँ राजस्थान का जो इंडस्ट्रियल एरिया उसमें भी मैं गया हूँ। गुजरों ने, भाई, खानदानी व्यापार नहीं है। गुजर तो भैंस लाना, ट्रक लाना या खेती की जमीन, यहीं तक सीमित रह गया। आज हम बिल्कुल युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि गुजर कॉमर्स की तरफ बढ़े। गुजरों में कॉमर्स के स्टूडेंट भी नहीं है, गुजरों में सीए नहीं मिलेगा, तो व्यापारी कहाँ से मिलेंगे? गुजर यदि कॉमर्स की तरफ जाएगा, वो इंडस्ट्री की वैल्यू समझेगा, वो रिको की वैल्यू समझेगा, वो बीआर नंबर क्या है उसकी तरफ, या बैंक से वो बात करेगा। मैं मध्य प्रदेश में एक मतलब आपके इलाका है हरदा, मैं हरदा जी की तरफ आपको लेके आऊंगा कि वहां का किसान, गुजर जो है वो किसान भी है और व्यापारी भी है। यदि किसी व्यक्ति को ट्रक चाहिए, किसी व्यक्ति को लोन चाहिए, तो बैंक में यदि गुजर जाके उसकी साख दे देता है तो वहां लोन मिल जाता है। गुजर की क्रेडिट देखिए, मध्य प्रदेश जैसे में जो डाकू का इलाका कहलाता है उसमें एक हरदा क्षेत्र है। आज सम्मानीय पाटिल साहब बैठे हैं, इनका ये जो जलगांव का इलाका है, ये हरदा, ये जलगांव का जो इलाका है वो
बहुत ही गुजरों के लिए मोस्ट इलाका है, वहाँ पानी अच्छा है, फसल अच्छी होती है, व्यापार में बहुत आगे हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ डॉक्टर काफ़ी है, इंजीनियर काफ़ी है, व्यापारी भी है। यहाँ पहले से ही मिले थे, जो हमारे पीके पाटिल साहब थे, उनके कई चीनी मिली थी। तो ये गुजरों को इन चीज़ों से थोड़ी-सी सहानुभूति लेनी पड़ेगी व्यापारिक क्षेत्र में, तभी गुजर है वो आगे बढ़ पाएगा। एक मैं छोटा-सा और उदाहरण दूँ कि खादी बोर्ड में 2 डायरेक्टर आए थे मेरे राजस्थान में, अब वो दोनों रिटायर हो गए। उस समय एक डायरेक्टर बीकानेर बैठते थे, एक जयपुर बैठते थे। जी। उन दोनों ने उस समय कहा कि पोस्टपाल कोई व्यापारी तो लाइए, हमारे पास 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बड़ी सब्सिडी है। यदि 22, 23, 25 लाख रुपए का कोई लोन लेता है तो उनको 5-7 लाख रुपए की छूट होती है और बड़ा लोन लेगा तो उतनी ही मतलब 5, 7, 10% उनको छूट मिलेगी। पूरे राजस्थान में हम घूमे तो हमें 3 लोग मिले, लोन लेने वाला वहां से, जो मतलब खाद्य बोर्ड से सहयोग लेने वाले। ये हमारी स्थिति उस समय थी, आज के 20 साल पहले। अब युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए, उसमें उनको बड़ा लाभ है और जो परंपरागत हमारा व्यवसाय है उसकी रेट सरकार तय करती है, उसमें हमें लॉस ही लॉस। चलिए, बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे। जय कुमार जी, मैं पुनः आपके पास आता हूं। जी जी। सवाल कहीं ना कहीं उलझ रहा है अभी। सवाल ये है, कर्मचारी अधिकारी एक वर्ग, व्यापारी एक वर्ग, किसान एक वर्ग और मजदूर एक वर्ग, इन तीनों में कौन सा कार्य ऐसा है जो हमारे समाज को करना चाहिए? या फिर मैं पुनः वही पूछना चाहता हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं, व्यापारियों की भारत निर्माण में, देश के निर्माण में क्या स्थिति है, क्या भागीदारी है, और व्यापारी हमें बनना भी चाहिए या नहीं? नहीं, आपका सवाल वाजिब है खटाना जी, कि व्यापार ऐसी चीज है कि सारी व्यवस्थाएं अब व्यापार के इर्द गिर्द है। व्यापारी को जब जो चीज चाहिए थी होती है वो सरकार प्रोवाइड कराती है, उसकी शर्तों पर प्रोवाइड कराती है। मैं मोटे तौर पर फिर मैं अपनी तरफ आ जाता हूं। मेरे जिले में 3 चीजों की सबसे ज्यादा बिक्री है। आभूषण की, जमीनें जा रही हैं, लोग जो एक सिक्योरिटी के रूप में आभूषण खरीदते हैं। कपड़े की और खाने पीने की। आप ताज्जुब मानोगे, इतना बड़ा क्षेत्र विकसित हो गया है, लगभग गाजियाबाद और इसके जोड़ दें गौतम नगर को तो 700 के लगभग गांव गुजर के हैं। और ये आप ताज्जुब मानोगे कि आभूषण का कोई ब्रांडेड या कोई निजी भी कोई हमारा शोरूम नहीं। दादरी का मैं सर्वे करूं, दादरी में लगभग 1000 रुपए किलो पे काजू की बर्फी आती है, वो बिकती है। खरीदने वाले टोटल गुजर है। त्योहारों पे, नए साल पे, अब जो एक भी दुकान हमारी गुजरों की नहीं। दुकानें जिनमें वो चल रहे हैं, रेस्टोरेंट या जो आभूषण की दुकान है, वो हमारी है। हम एक निश्चित किराया लेते हैं। बाकी हमारे लिए वो टेंशन का काम है कि हम उस पर काउंटर पर बैठें, ग्राहक से शालीनता से बात करें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। असली बेसिक कमी है कि उसके पीछे कारण है कि हमारा वातावरण उस तरह का, हमारा जो बैकग्राउंड है कास्ट, वो वातावरण नहीं है। हमारे लड़के एमबीए भी करते हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए एमबीए करते हैं, जो मैं पोसवाल साहब की बात से सहमत हूं। वो अपना कोई काम धंधा शुरू करने के लिए एमबीए नहीं करते। किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जा, किसी इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल जा, उसके लिए, क्योंकि एक मानसिकता है, जड़ता है भाई, क्योंकि पहले हमारे 2 ही थे, या तो खेती या फौज की, या मतलब नौकरी, खासकर दिल्ली में मालीगिरी की नौकरी। उस जड़ता को हमने छोड़ा नहीं है। मेरे एक अधिकारी थे, पीसीएस थे, सोनभद्र के, मौर्य। मैं एक दिन उनके साथ गया मुख्यालय से सूरजपुर से दादरी तक। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, ये गुजर साहब, ये दुकानें किसकी हैं दोनों तरफ? इनकी 80% गुजरों की हैं। अच्छा, फिर मैंने उनको जलपान कराया तो उन्होंने एक बहुत ताज्जुब की बात कही है कि मेरा पिछड़ा क्षेत्र है सोनभद्र, उसमें मौर्यों की जो लोकल आबादी है, बिंद निषादों की दुकानें, और वो लोग खरीदते भी उन्हीं से हैं। यहाँ उसी का ये सवाल था, उसने मुझसे पूछा कि यहाँ आप आभूषण की कितनी दुकानें? मैं कही एक भी नहीं है। रेस्टोरेंट कितने? जिस रेस्टोरेंट पे हमने बैठ के
जलपान लिया, वो भी किसी वैश्य समुदाय के खाते। बोले यार बड़े ताज्जुब की बात है, तुम्हारे पास जगह है, संसाधन है, तुम्हारे लोन की भी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ तो पैसे की दिक्कत नहीं है। हमारे पैसे को ब्याज पे, एक निश्चित ब्याज पे हम व्यापारी को देते हैं, वो उसका 1% 2% जो भी तय होता है, उसके बाद उसी पैसे को तिगुना चौगुना करके हमें वापस लौटा देते। तो ये जहनियत जो है ना, हमारी जहनियत ही व्यापार की नहीं है, और व्यापार के बिना कुछ हो भी नहीं रहा। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, दूसरे जिले हैं जैसे गन्ना बेल्ट है। एक मैं छोटा सा संस्मरण आपको सुनाऊंगा। एक हमारे साथी की परिषदगढ़ क्षेत्र में गन्ना बच गया 1.5 बीघे, फैक्ट्री बंद होगी, कोल्हू बंद होगी। उसको कोई पर्ची होती है, एक सिस्टम शुगर मिल में ले जाने को, उसको नहीं मिला। उसने गुस्से में उसमें आग लगा दी। 1.5 बीघे 2 बीघे के लगभग वो था। जब वो कोई साधन नहीं मिला, उसे आग लगा दी। वो आग लगी, पत्ती उसकी जल गई और वो गन्ना बच गया। लोगों ने सलाह दी है, किसी का कोल्हू खड़ा था, भाई इसको जो पेल लेते हैं, और पेल के उन्होंने जहन लगाया कि उसमें जो ड्रम लाए प्लास्टिक के बाजार से, और उनमें वो सिरका डाल दिया। वो सिरका उसका 100 रुपए की बोतल बिकी, और अगले साल से वो अब हर साल करता 5 बीघे में, उसमें आग ही लगाता। वो एक अलग तरीका का डेवलप हुआ उसका। तो हम कोई नवाचार भी नहीं करना चाहते। हमारे आए हैं कुछ लोग, दूध के धंधे में हैं, ठेकेदारी में हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो अनुपातिक चीजें हैं, जो एक जनसाधारण का डेवलपमेंट होना चाहिए था। हम अभी कहाँ हैं, अनस्किल्ड लेबर में कहाँ हैं, मिट्टी का काम है हमारे लोग करते हैं। उसमें पुलिस का उत्पीड़न है, खनन विभाग का उत्पीड़न है, सारे उत्पीड़न उसमें है। उसमें सबकी शेयरिंग है, रिस्क हमारा है। जब वो क्षेत्र डेवलप हो जाता है तो हम वहां से पलायन करके जो अगले गांव में जो डेवलपमेंट होता है वहां काम करते हैं। रोड़ी बदरपुर का काम सप्लाई का, और मिट्टी का काम, मिट्टी भराव का, खुदाई का, मतलब इस तरह के काम है जो एक सुकून भरे काम है, वो हम करना नहीं चाहते। काउंटर पटल पे बैठ के हमको दुकानदारी करने का या तो हमारा कल्चर नहीं है, या हमको किसी ने सिखाया नहीं। कोई नवाचार भी हम करने के मूड में नहीं है। हालांकि अब कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग, लेकिन वो पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। जितना संसाधन हमारा यहाँ से लुटा है एनसीआर में या नोएडा ग्रेटर नोएडा में, उस अनुपातिक रूप में हम कहीं नहीं ठहरते। हम जमीनें हमारी एक्वायर हो रही हैं, उसके बदले में जब प्लॉट का, मैं एक मोटे तौर पर आउटर के सेक्टर में ग्रेटर नोएडा में 1 लाख रुपया मीटर का रेट है। रीसेल में कोई, मतलब सीमांत किसान जो है, 2 हेक्टेयर का किसान एक सलीके का 200 मीटर का प्लॉट लेकर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। जो जब हम जमीन हमारे पास रहती है, उसकी नथिंग कोई कीमत नहीं है। 35 लाख रुपए बीघा, मतलब 3500 रुपए मीटर। और वही जमीन जब प्लॉट में जनरेट हो जाती है तो वो हो जाती है 1 लाख रुपए मीटर। जी। तो ये क्योंकि हमारी जागरूकता की भी कमी है, और हम सब इसमें क्योंकि हम प्रॉपर्टी डीलिंग में आगे, हमको रास आ रही है कुछ लोगों को, उसी में हम डीलिंग करते हैं, उसी की अदल बदल करते हैं। अब इसको इसको दे दिया, इसको इसको दे दिया, इसको इसको दे दिया। सही कह रहे हैं आप। ये विचारणीय विषय है। और ये मैं एक बात और कह रहा हूं, हम जहां भी हमारा अधिग्रहण, मैं नहीं कह रहा विकास परक योजनाओं के लिए हमारी जमीनें छीनी जाए, लेकिन अधिकांश हमारी ही जमीनें छीनी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आप पूरे, ओसवाल साहब पूरे देश में घूमते हैं, पाटिल साहब भी हैं, आप पूरे देश का सर्वे कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हमारी नीति, मतलब बाकी लोगों की नहीं, लेकिन जहां हमारा बाहुल है, हमारी ज्यादा है, प्रतिशत हमारा ज्यादा है। जी जी जी। उसके पीछे कारण ये भी है कि हमें अल्पसंख्यक कर देते हैं वहां बाहर के लोगों को बसा के। जहां जहां हमारी बाहुल्यता थी वहां बाहर के लोगों को बसा के हमें अल्पसंख्यक कर दिया गया, हमें तमाम चीजों से बाहर कर दिया गया। दो तरीके हैं, या तो जी आता हूं आपके पास। जी जी। हमारे साथ पुणे में पहुंचता हूं, महाराष्ट्र में हमारे साथ जुड़े हैं पाटिल साहब। पाटिल साहब, मेरा सवाल खड़ा है फिर वापस वहीं। आपने सरकारों को भी जिया है, आपने कोऑपरेटिव को भी चलाया है। नौकरी, मजदूरी, किसानी और व्यापार, इन चारों में ताकतवर कौन है? सम्मानित जमीन लेवल पे नहीं मैं कह रहा, सरकार की नजरों में अहम किरदार कौन अदा करता है? सर इसमें जो तो आपने जो
बताया उससे मैं 100% सहमत हूं कि जो भी कम्युनिटी व्यापार करने के लिए आई वही कम्युनिटी राज करने लगी। रिसेंटली अंग्रेजों का तो एग्जाम्पल ही है, और अभी आपने जो बताया वो सही, बिल्कुल सही है कि अभी भी अंबानी अडवाणी ही इस देश के मालिक है। या हम छोटे तौर पे अगर देखें कहीं भी तहसील लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, पाटिल साहब, तो हम अपने बच्चों को अडानी अंबानी बनाने की शिक्षा क्यों नहीं देते? मैं आ रहा हूँ पोसवाल साहब आपके पास। बिल्कुल देना पड़ेगा सर, बिल्कुल देना पड़ेगा। ये तो हम लोगों का ये काम है, भी हम लोगों का फर्ज है, जो कुछ व्यापार में है या जो कुछ इंडस्ट्री में है या जी जो कुछ गाइडेंस करने की कैपेसिटी में है, इन लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। और मैं फिर अपने भाटी जी की एक बात पे आता हूँ। जो गन्ने के क्षेत्र में है उसमें बहुत अच्छा तो ये रहेगा कि हमारी लोगों की कुछ फैक्ट्रियां बन जाए, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर में हो या पब्लिक लिमिटेड बन जाए। जिसके पास पैसे है, नोएडा एरिया में जिन लोगों के पास पैसे है वो पैसे लगाए, फिर अपने क्षेत्र में काम करना, अपने लोगों के साथ काम करना, इसमें कुछ मतलब सेफ्टी भी, सिक्योरिटी भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गन्ने के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी तरह से हमारा व्यापार, मतलब इंडस्ट्री शुरू हो सकती है। ऐसे और क्षेत्रों में, जो क्षेत्र हमारे जाने माने नहीं है, इसमें प्रोडक्शन में जाना, इंडस्ट्रियल इसमें जाना, ये थोड़ा सा खतरा भी उसमें है, क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती है। या तो रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, फिर फिनिश गुड भी बेचे जाएंगे, इसमें भी और लोगों की मदद लगेगी, वहां भी कुछ। पर जिसमें खेती का उपज है, इसको प्रोसेस करके इसको पक्का बना के बेचने में हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा आसान बात हमारे लिए है, जो पोसवाल जी ने पीके अन्ना साहब की बात की, वो सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने किया था। और कोऑपरेटिव सेक्टर में महज लोगों के 10-5 हजार रुपए हर किसी किसान के या फैमिली के लगते हैं, और उससे एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। उसमें से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट रोजगार भी बहुत उपलब्ध होता है। उसमें आपका सवाल का जवाब यही है कि हमें व्यापार में जाना ही पड़ेगा, और व्यापार में जाना जरूरी है, और हम लोगों को सबको मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। चलिए मैं आता हूं 1 मिनट में आपके पास, पोसवाल साहब को ले लूं एक बार। पोसवाल साहब, आप गुर्जर समाज के युवाओं को व्यापार से संबंधित क्या संदेश देंगे? देखिए सर, आपने जो बात कही उसका यथार्थ ये है कि जब तक हमारे पास व्यापार नहीं होगा ना तो हमारा कोई कैबिनेट मंत्री बनेगा, ना मुख्यमंत्री बनेगा, ना हम राजनीतिक दल बना सकते, ना हम अधिकार ले सकते। जिन बिल्कुल लोगों के 100%। जो लोग पदों पे बैठे हैं उनके पीछे इंडस्ट्रीज है। महात्मा गांधी 1916 में अफ्रीका से यहाँ आए थे, और विजय सिंह पथिक उस समय रणनीति बना रहे थे सशस्त्र क्रांति की। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। महात्मा गांधी ने उनसे प्रेरणा ली, विजय सिंह पथिक से। लेकिन महात्मा गांधी देश का महात्मा बन गया और पथिक जी को टिकट नहीं मिला। उसके पीछे ये था कि महात्मा गांधी के पीछे बुनियादी व्यापारी थे, और पथिक जी के पीछे बिल्कुल सही, भूखानंगा गुजर था। एक बिल्कुल सही पत्रकार बात, मैं आज बिल्कुल भी आपकी सही। बात यदि रोकता हमें हूं, राजनीति पे कब्जा करना है तो हमें इंडस्ट्रीज का सहारा लेना पड़ेगा। और जब तक हमारे पास व्यापारी नहीं होगी, हम राजनीतिक दल नहीं बना सकते। राजनीतिक दल में बड़ा फंड चाहिए, दूसरे कोई पैसा जी देगा जी नहीं। जो हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं किराए की, जो बात करें प्रॉपर्टी की, वो व्यापार नहीं है। मैं कह रहा हूँ साझा में नहीं है। व्यापार होता है। एनसीआर के जो गुजर भाई हैं, उनसे मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि अकेला नहीं तो 5 मिलके बड़ी इंडस्ट्रीज लगाइए। और जब तक आप धन्ना सेट और नहीं होंगे, तब तक आपके पास राजनीति की सीढ़ी नहीं होगी, अधिकारों की सीढ़ी नहीं होगी। यदि व्यापार होगा तो सातों चीजें आप नाक में नकेल डाल के ले लोगे। राजनीति पूंजीपतियों की पांव की जूती है। राजनीति जी जी, सही है, पूंजीपतियों के पांव सही की है। जूती है। पूंजीपति मर जाए उधर, राजनीति को घुमा सकता है। इसलिए मैं जी गुजर जी, युवाओं से एक ही बात कहूंगा कि व्यापार में आए। यदि व्यापार आपके पास होगा तो आप हजारों लोगों को रोजगार दे सकोगे और राजनीति को अपने अधीन कर सकोगे। इसलिए मैं युवाओं से यही जी निवेदन करूंगा कि वो राजनीति में उतरे, मैन्युफैक्चरिंग में उतरे। जी। भट्टी जी, जी क्या जनाब। संदेश देंगे? अब समय भी होता जा रहा है, काफी हो गया, ना ना 34 ना, मिनट मैं हुआ होंगे। मेरा क्या संदेश अनुभव देंगे ये है, आप? जो मैं पाटिल साहब की बात का समर्थन करता हूँ। अगर हम खेती भी कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिंग में क्षेत्र में आए। हम सरसों ना बेच के तेल अलग बेचें, खल अलग बेचें। हम गेहूं ना बेच के आटा बेचें और मतलब छिलका अलग बेचें उसका।
हम गन्ना ना बेच के उसके गुड़ बना के बेचें या उसकी खंडसारी बना के बेचें या उससे और उत्पादित दूध को हम ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। ऑर्गेनिक पे सरकार का जोर चल रहा है और हम दूध को ऐसे लुटा रहे, उसकी पैकिंग करके बेचें ना। आपके तो इसमें उत्तरांचल में घूमंतु गुजर है, 100% ऑर्गेनिक है उनकी भैंसों को दूध। उस तरह का प्रोसेसिंग अगर वहां प्लांट कोऑपरेटिव से लग जाए, मेरी कई लोगों से बात हुई, हम वहां के, अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो वो दूध कारगर है, यहाँ बहुत महंगा बिकेगा। संदेश क्या इसके रहेगा अलावा आपका संदेश? ये संदेश यही है कि हमारा वातावरण इस तरह का हो और युवा जो हो उसकी तरफ उन्मुक्त हो। हम गार्ड की नौकरी, ड्राइवर की नौकरी, बाउंसर की नौकरी, ये हमारे लिए ऑप्शन है। इससे थोड़ा हटें और अपना एक व्यवसाय करने की, चाहे छोटा, मैं ये कह रहा हूं चाय का कियोस्क खोले ना, मतलब अपना काम करें। चलिए पाटिल साहब, पुणे में आपके पास आता हूं। आप भारत में रह रहे गुर्जर समाज को क्या संदेश देंगे व्यापार में जाने के लिए? क्या क्या कहेंगे? जी सर, जरूरी है व्यापार में जाना। कम से कम जो चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है, समझो कंज्यूमर गुड्स भी है, तो इसमें हमारे एरिया में जो जहां हमारी तादाद ज्यादा है, वहां का कंज्यूमर गुड का व्यापार भी हमारे हाथ में आना चाहिए। हमारी जो जरूरत की चीजें, जैसे कि भाटी जी ने बताया कि ज्वेलरी की दुकानें बहुत लग गई, मिठाई की दुकानें लग गई, पर हमारी दुकानें लगी, हम खरीदार बन गए। तो हमारे को खरीदार बनने के बजाय हमारे को बेचने वाला बनना पड़ेगा। जो चीजें कम से कम हम लोग यूज करते हैं उसमें भी हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि ग्राहक हमारा ही है और उसको कन्विंस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो व्यापार में आना बिल्कुल जरूरी है। हमारे सारे युवाओं को हमारे को व्यापार में लाने के लिए, हमारे सारे जो भी जहां जहां भी जो लोग ओपिनियन मेकर्स है, इन सब लोगों को मिलकर युवाओं को व्यापार में लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री में लाना पड़ेगा। हमारे जरूरत की चीजें कम से कम हमारी लोगों से बिकी जाए, हमारी लोगों से बनाई जाए, और फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी प्रोसेसिंग, पूरा प्रोसेसिंग करके ही बेचा जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग करके बेचा जाए। सब्जी भाजी हो, फल फल हो, या जैसे आप दूध बोल रहे हो, ये रोज लगने वाली चीजें हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से हम तरक्की कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पाटिल साहब। हमारे साथ एक जी मेहमान जुड़े हैं जो जी बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, सूर्य पदम खेड़ा सिंह। उनका भी यही जी मानना है, वो कह रहे हैं कि हमें व्यापार में अपने युवाओं को भेजना चाहिए। चाहे छोटी छोटी दुकानें करें, परचून की दुकानें करें, कपड़े की दुकानें करें, जूते की दुकानें करें, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी है, जिससे आम चलती है जिंदगी, वो छोटी छोटी जी दुकानें यदि हम पहले करेंगे तो बाद में हम मैन्युफैक्चर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा उदाहरण है देश में, जिसने तमाम देश की कंपनियों को पैसे के नाम पे पीछे छोड़ दिया। रिलायंस, जो कुछ नहीं बनाती, बनी बनाई चीजें बेचती है, और अब तो मोहल्लों में जी परचून की दुकानें भी शुरू कर दी। मतलब बड़े बड़े जी परचून के बड़े बड़े शोरूम बना दिए। वो सब कुछ बेचती है, सर्विस के क्षेत्र में है, सर्विस का व्यापार राइट। कर रही है, उद्योग में नहीं है। तो आज का जी इसका कैलकुलेशन हमारा यही हो सकता है कि हमारा गुर्जर समाज जब तक व्यापार में नहीं आएगा, ओसवाल साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं भी इस मंच से अपील करता हूं और आप लोगों से भी विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को कैडर कैंप लगाएं, लोगों को बताएं जी कि जो कौम व्यापारी बन जाती है, सत्ता उसके हाथ में रहती है, सत्ता का रिमोट जी व्यापारी कौम के हाथ में रहता है। तो हम आज अपने इस परिचर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों ने अपना समय दिया, जिन लोगों ने हमें अभी देखा या आगे कल देखेंगे, उनका सबका धन्यवाद। और इसी आशा के साथ कि ये कौम जिस तरह इसका कभी राज रहा है, उस तरह राज अगर लाना चाहती है तो सबसे पहले व्यापारी बनना होगा। नमस्कार, आप सभी का पुनः बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार सर।